हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब और क्या हाल चाल है आप लोगों का। आप लोगों को एरोमेटिसिटी का मैंने पार्ट 1 आप लोगों को पढ़ा दिया था। आज जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में लेकर के आया हूं पार्ट 2 एरोमेटिसिटी का जो भी बचा हुआ क्वेश्चन था उसका मैं आप लोगों को आज सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। ध्यान से देखोगे एक एक बातों को। आज जो मैं यहां पे आपको बताने जा रहा हूं एरोमेटिसिटी इन सम अदर कंपाउंड्स। इससे पहले मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में एरोमेटिक किसको कहते हैं, एंटी एरोमेटिक किसे कहते हैं, नॉन एरोमेटिक किसे कहते हैं, कंडीशंस क्या है एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी का सब कुछ बता चुका हूं। न्यूट्रल में बता चुका हूं। उसके बाद एनोलिन क्या होता है, केटाइनिक में क्या होता है एरोमेटिसिटी, एनाइनिक में क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, सब कुछ बता चुका हूं। अब देखो एरोमेटिसिटी इन सम अदर्स कंपाउंड में सबसे पहले पायरिडीन, जब ये 6 मेंबर रिंग होगा और मात्र यहां पे 4 होगा कार्बन और 2 नाइट्रोजन 1/3 पोजीशन पे होगा, इसको पायरिमिडीन कहते हैं। और यहां पे वो जो पायरिमिडीन होता है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं है, लोन पेयर वो रेजोनेंस में नहीं है। आप देखोगे रिंग के अंदर जो 3 पाई बॉन्ड है प्रत्येक में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी में है, ये एरोमेटिक है। उसके बाद देखिए पायराजिन, जब 1/4 पे होगा 2 नाइट्रोजन, पायराजिन कहते हैं। और यहां भी देखोगे बच्चों रिंग के अंदर 3 पाई बॉन्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको भी हम लोग यहां पे कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, बिल्कुल। उसके बाद देखिए इसको कहते हैं पायरिडाजीन। अगर 2 नाइट्रोजन 1-2 पोजीशन पे है तो पायरिडाजीन कहते हैं। इसका भी लोन पेयर लोकलाइज्ड है, इसका भी लोकलाइज्ड है, इसका भी लोन पेयर लोकलाइज्ड है, इसका भी लोकलाइज्ड है, इसका भी लोकलाइज्ड है, क्योंकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। ये सारे के सारे जो आपको लोन पेयर दिख रहे हैं sp2 ऑर्बिटल में है, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट हो रहे हैं। आप कहोगे कि यहां पे C डबल बॉन्ड N यानी कि डबल बॉन्ड के ऊपर या नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के ऊपर डायरेक्ट है यहाँ पे लोन पेयर, वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होता है, रेजोनेंस में नहीं जाता है। इसलिए आप इसको भी कहने वाले हो ये जो यहाँ पे कंपाउंड है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि रिंग के अंदर 3 पाई बॉन्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसको ट्रायाजीन कहते हैं। ट्रायाजीन का भी जो लोन पेयर होता है वो लोन पेयर होता है यहाँ पे लोकलाइज्ड, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, यानी कि रिंग के अंदर जो 3 पाई बॉन्ड है वही एरोमेटिसिटी में जा रहा है, और इसको भी हम लोग कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए ये 2 नाइट्रोजन 1/3 पोजीशन पे है और मात्र 3 कार्बन है, यानी कि इसके केस में 5th मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है। इसको हम लोग कहते हैं इमिडाजोल। कौन सा जोल? इमिडाजोल कहते हैं। बच्चों ये जो लोन पेयर है इसका ये है डीलोकलाइज्ड, क्योंकि आप देखोगे लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, दोनों साइड सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड है, लोन पेयर है और दोनों साइड सिंगल के बाद डबल है, इसको कहेंगे कंजुगेटेड है यानी कि डीलोकलाइज्ड है। और ये जो लोन पेयर है ये यहां पे लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, जिसको मैं सर्कल कर दे रहा हूं यानी कि समझ जाना है वो है यहां पे लोकलाइज्ड, और जिसको एरो से दिखा देता हूं इसका मतलब वो है डीलोकलाइज्ड। ये जो इमिडाजोल है इसमें देखोगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल। कैसे? 2 पाई बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसलिए इमिडाजोल कंपाउंड जो होते हैं ये भी कंपाउंड एक होते हैं एरोमेटिक, बिल्कुल एरोमेटिक होते हैं। यहां देखिए क्विनोलिन, तो क्विनोलिन में जो लोन पेयर होते हैं ये भी होते हैं लोकलाइज्ड, इन्वॉल्व नहीं होता है रेजोनेंस में। आप ध्यान से देखो ये क्विनोलिन हो गया, 2 6 मेंबर रिंग आपस में फ्यूज होगा और एक होगा नाइट्रोजन इस ब्रिज के बगल में, जस्ट बगल में। यहां पे हम लोग कहेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 5 पाई बॉन्ड 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और जब इसके केस में 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया क्विनोलिन में, यानी कि क्विनोलिन जो होता है ना वो एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। उसको बाद देखिए आइसोक्विनोलिन, अगर ब्रिज हेड पोजीशन के रिस्पेक्ट में 3rd पोजीशन पे दिया हुआ है 1 to 3rd, तो यहां पे हम लोग कहते हैं कि इसके भी केस में आप देखोगे ये लोन पेयर एक्चुअल में लोकलाइज्ड है, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, और इसके केस में 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। और जब 10 पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिया हुआ है इसका मतलब इसको हम लोग कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां देखिए इसको कहते हैं इंडोल। कौन सा डोल? इंडोल। यहां पे जो इसका लोन पेयर है बच्चों ये होता है डीलोकलाइज्ड। ध्यान से देखोगे क्योंकि यहां पे जो लोन पेयर है उसके दोनों साइड सिंगल है, उसके बाद डबल है, तो जब जहां लोन पेयर है उसके दोनों साइड सिंगल के जस्ट बाद अगर डबल होता है वो होता है डीलोकलाइज्ड। आप इसके केस में कहोगे इंडोल के केस में कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 2 4 2 6 2 8
और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाला 10 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि इंडोल जो होता है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, बिल्कुल ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। उसके बाद देखिए एजोलिन। एजोलिन में क्या होता है, एक होता है 7 मेंबर रिंग, ये 7 कार्बन का रिंग है, और इधर ये 5 कार्बन का रिंग है। तो एक होगा 7 मेंबर रिंग, एक होगा 5 मेंबर रिंग, दोनों आपस में फ्यूज किया है। तो टोटल यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। आप इसके केस में कहोगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे हो रहा है। प्रत्येक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि आप इसके केस में कहोगे कि एरोमेटिक कंपाउंड आपको यहां पे दिख रहा होगा। इसके बाद देखिए, इसको तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब यहां से आगे कुछ और मैं आपको बताने जा रहा हूं, मजा आ जाएगा आप लोगों को। जैसे कि देखिए 10th नंबर में यहां पे एक क्वेश्चन लेकर के आता हूं, जिसमें कि अब एक बोरोन दिया हुआ है, यहां पे ऐसा दिया हुआ है, आप कहोगे कि सर इसमें तो डीलोकलाइजेशन होगा ही नहीं। मैं कहूंगा यहां पे कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है इलेक्ट्रॉन का। कैसे, यहां पे है डबल सिंगल, और इसके पास आपको मालूम है क्या, इसके पास एक्चुअल है वैकेंट पी ऑर्बिटल। बिल्कुल, इस बोरोन के पास है वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो यहां पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है डबल सिंगल वैकेंट पी ऑर्बिटल, सिंगल डबल सिंगल डबल। जो आपको नहीं दिख रहा है वो है यहां पे वैकेंट पी ऑर्बिटल, क्योंकि बोरोन है, बोरोन में होता है 1s2 2s2 2p1। यहां पे पी ऑर्बिटल इसका खाली है, यहां पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है, लेकिन कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4, 2 to 4। यही कारण है कि ये जो कंपाउंड यहां पे दिया हुआ है इसको हम लोग कहते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ध्यान से देखिएगा, जितने एग्जांपल बता रहा हूं पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला करके, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठ करके देख लो, सारे एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बनने वाला है, श्योर है, गारंटी है। उसके बाद देखो 11 नंबर में यहां पे जो दिया हुआ है ये है बोरोन इसके केस में, और फिर इसके केस में यहां पे ऐसा दिया हुआ है और ये ऐसा है। ये हो गया टोटल 7 मेंबर रिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इस बोरोन को भी काउंट कर लेंगे। आप देखो इसके केस में आप कहोगे फिर से बोरोन के पास होता है वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो यहां पे कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल होगा। कैसे, डबल सिंगल वैकेंट पी ऑर्बिटल, जो खाली पी ऑर्बिटल है, सिंगल डबल बिल्कुल कंजुगेटेड है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 to 4 to 6। आप कहोगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन बिल्कुल है, और जब ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास है, यानी कि आप इसके केस में कहने वाले हो कि ये भी जो कंपाउंड है एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बातें समझ में आई तो बोलिए यस, आ गया ना, वेरी गुड। जब आप लोग बोलते हो तो मजा आ जाता है, ऐसे ही बोला करो आप लोग। अब देखो नेक्स्ट यहां से आपको जो दिखाने जा रहा हूं 12th नंबर में, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शानदार है। जहां कहीं भी इस प्रकार से रिंग दिया हुआ है और यहां पे C डबल बॉन्ड O दिया हुआ है, समझ जाइएगा कि ये बॉन्ड कभी भी पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं होगा। जब भी C डबल बॉन्ड O रिंग के साथ डायरेक्ट दिया हुआ है, आपको समझ जाना है कि बॉन्ड होगा पोलर। कैसा होगा, पोलर। और आपको क्या करना है, यहां पे जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा एक पाई है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देना है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर। जैसे शिफ्टिंग कर देते हो तो कुछ ऐसा बनता है इसके केस में कि यहां रह जाता है डबल बॉन्ड, यहां पे O- और यहां पे प्लस। इस तरीके से ये होता है डाइपोलर। डाइपोलर कहने का मतलब 2 पोल 2 चार्ज, और जिसके कारण कि यहां पे हम लोग कहते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो ना यहां पे आपको दिया हुआ है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यही कारण है कि इस कंपाउंड को हम लोग यहां पे कहने वाले हैं एरोमेटिक। तो ये ऐसा आपको लिखा हुआ नहीं रहेगा, क्वेश्चन लिखा हुआ, सॉरी पाइबन छूट गया था, लिखा हुआ क्वेश्चन ऐसा रहेगा, आपको पूछेगा कि एरोमेटिक है कि नहीं है। आपको कहना है कि ये जो ऊपर वाला कंपाउंड है बिल्कुल ये एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि एक्चुअल में ये डाइपोलर नेचर का होता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये होता है एक डाइपोलर नेचर का कंपाउंड होता है। तो अब आप यहां से देखने की कोशिश करेंगे, जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन होता है एंटी एरोमेटिक, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो एरोमेटिक, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी होता है तो इसको हम लोग यहां पे कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे कि अब देखिए ऐसा दिया हुआ है एक 13 में, जिसमें कि ये ऐसा दिया और यहां पे C डबल बॉन्ड O दिया। तो आपको पता है कि हम लोगों को क्या करना है कि जहां कहीं भी C डबल बॉन्ड O दिया हुआ है वो कंप्लीट न्यूट्रल होता ही नहीं है, वो रियल में होता है डाइपोलर। डाइपोलर नेचर का होता है, तो तुरंत इसको पोलराइज कर दीजिए। जैसे इसको आप पोलराइज करोगे तो ये 2 पाई बॉन्ड यहां पे है ही, यहां पे O- और प्लस हो गया। आप यहां पे देखोगे 2, 2, 4,
4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिलोकलाइज कर रहा है। इसका मतलब इस कंपाउंड को हम लोग यहाँ पे जो कहने वाले हैं, ये कंपाउंड एक्चुअल में एक एंटी एरोमेटिक है। तो जहां कहीं भी C डबल बॉन्ड O हो तो आपको इसको क्या करना है, पोलराइज करना है। ड्यू टू इट्स डाइपोलर नेचर ये हो सकता है एरोमेटिक, हो सकता है एंटी एरोमेटिक, ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। या फिर आप देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हम लोगों को डायरेक्ट बुक का ये दिया हुआ है, ट्रोपोन ऐसा दिया हुआ मिलेगा ये इस तरीके से, और यहां पे C डबल बॉन्ड O, इसी को हम लोग यहां पे कह देते हैं क्या, ट्रोपोन। अब इस ट्रोपोन के बारे में पूछेगा कि ये कैसा है, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, क्या है। आपको क्या करना है, जहां कहीं भी इस तरीके से रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O मिलेगा आपको उसको बनाना है डाइपोलर, न्यूट्रल ही रखना है, न्यूट्रल होता ही नहीं है। इसको हम लोग क्या करते हैं, डाइपोलर बना देते हैं। डाइपोलर बनाने के बाद देखते हैं कि कंडीशन क्या एक्चुअल में बनता है। तो यहां पे हो गया O- और C+। अब आप देखो इसके केस में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 2 4 2 6, 3 पाई बॉन्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। और जैसे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया इसका मतलब एग्जाम में लिखा हुआ ये रहेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा होता है इसमें कि डाइपोलर नेचर का होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और अब इसके केस में हम लोग कहने वाले हैं कि ये जो कंपाउंड है वो एक कंपाउंड एरोमेटिक है, बिल्कुल ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इस तरीके से यहां पे आप लोगों को देखना पड़ेगा। या फिर देखिए एक आपको 15 नंबर में ऐसा देता हूं जिसमें कि यहां पे पाई बॉन्ड है, इसमें C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, ऐसा। अब इसके बारे में आपसे पूछा गया तो करना क्या पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि इसके केस में आपको पोलराइज कर देना है। अब पोलराइज करने के बाद देखना है, तो देखो ये यहां पे हो गया C डबल बॉन्ड O और इसको यहां पे कर देंगे C डबल बॉन्ड O, ऐसा। इसको जैसे हम लोगों ने डाइपोलर नेचर बनाया तो इसके केस में भी आप देखोगे बच्चों क्या बनता है, O- C+, और यहां भी क्या बनता है, O- C+, ऐसा आता है, बिल्कुल आता है। यहां पे देखोगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते रहेगा। यहां जाएगा पाई बॉन्ड तो यहां पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर यहां आएगा पाई बॉन्ड अगर तो यहां पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरीके से डिलोकलाइज होते रहेगा। आप कहोगे कि ये भी जो कंपाउंड एक होता है आपके सामने, इसको भी हम लोग कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। ये सारे के सारे एग्जांपल जितने भी आप लोगों को हमने आज लिखा है सम अदर कंपाउंड में एरोमेटिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन जनरल तो देखा ही, पिछले क्लास पार्ट 1 का आप लोगों ने कंप्लीट देखा था, आज यहां पे इसको बता रहा हूं कि एरोमेटिसिटी कहां कहां हो सकता है। इस तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली है। समझ में आ गया ना बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन अगर कहीं पे C डबल बॉन्ड O नहीं है तब क्या करेंगे, अगर C डबल बॉन्ड O था, C डबल बॉन्ड O था, तब तो हम लोगों ने क्या किया, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ पोलराइज कर दिया। डाइपोलर नेचर बनाने के लिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया। तो वो तो आपको आ गया, अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो एंटी एरोमेटिक और 2 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो एरोमेटिक, इसके आधार पे आप लोगों ने बताया। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है जिसमें कि ऐसा दिया हुआ है, जो भी यहां पे एग्जांपल नंबर है, एग्जांपल नंबर दे दीजिएगा अपनी कॉपी में, ये डबल बॉन्ड CH2 दिया हुआ है और इसको पूछेगा कि किस डायरेक्शन में ये पाई बॉन्ड ओपन होगा। ये जो पाई बॉन्ड है वो किस डायरेक्शन में ओपन होगा, ये अंदर की तरफ ओपन होगा कि बाहर की तरफ ओपन होगा। बच्चों सोचो, अगर ये बाहर की तरफ ओपन करते हैं तो बाहर की तरफ ओपन करते हैं तो क्या होता है, ये हो जाता है यहां पे CH2- और ये हो जाता है प्लस। लेकिन कोई बच्चा इसको अंदर की तरफ ओपन करता है, यहां पे ओपन करता तो यहां होता निगेटिव, निगेटिव होता तो हो जाता 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज का, 2 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड का हो जाता 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला हो जाता है एंटी एरोमेटिक। लेकिन जब बाहर की तरफ ओपन किए हैं तो यहां निगेटिव यहां पे पॉजिटिव और इसमें हो गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर इसके केस में इस तरीके से हम लोगों ने ला दिया तो अब ये जो कंपाउंड यहां पे हो गया वो कैसा हो गया, एरोमेटिक। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिया हुआ है, दोनों कार्बन है, तब मेरे इच्छा अनुसार जिधर मन है उधर ओपन करेंगे। मतलब जिधर ओपन करने के बाद रिंग एरोमेटिक हो जाता है, यानी कि मोर स्टेबिलिटी को अचीव कर लेता है, उस डायरेक्शन में ओपन करेंगे। जैसे कि देखिए ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये यहां पे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि डबल बॉन्ड CH2,
इसको किस डायरेक्शन में ओपन करेंगे। तो बच्चों यहां पे इस बातों को ध्यान रखोगे कि अगर यहां निगेटिव आ जाएगा तो 2 2 4 और यहां निगेटिव आ जाएगा तो हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, हो जाएगा एरोमेटिक। मतलब इसको हम लोग ओपन करेंगे अंदर की तरफ, इस पाई बॉन्ड को ओपन करेंगे अंदर की तरफ। ऐसा करने से जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इसका आ जाएगा। तो यही फॉर्मेशन करेगा इसके केस में CH2+ और यहां पे माइनस, ये हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया तो इस कंपाउंड को हम लोग यहां पे कहने वाले हैं एरोमेटिक। समझ में आ गया ना, वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट इसके केस में आप लोगों को ऐसा कहा जा रहा है कि मान लिया जाए ऐसा कोई रिंग हम लोगों को देता है जो कि ये दिया हुआ है 7 मेंबर रिंग ऐसा, और यहां पे इस बार CH2 है, याद है ना। अब ये जैसे ऐसा हुआ तो हम लोग इसके केस में करेंगे क्या। अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसको ओपन करेंगे बाहर की तरफ, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों कार्बन है, दोनों sp2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस डायरेक्शन में ओपन करेंगे जिधर इसको ओपन करने के बाद कंपाउंड मोर स्टेबल हो जाए, यानी कि एरोमेटिक हो जाए। तो यहां पे CH2-, यहां पे प्लस, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां हो गया 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम बन गया तो इसको हम लोग कहते हैं एरोमेटिक। बिल्कुल इसको एरोमेटिक कहते हैं। इस तरीके से एरोमेटिसिटी को हम लोग अचीव कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर दो रिंग को आपस में फ्यूज कर देता है, ध्यान से सुनिएगा, दो रिंग को आपस में फ्यूज करा दिया जाए ऐसा, तो और बीच वाले पाई बॉन्ड को पूछे कि किस डायरेक्शन में ओपन कर सकते हैं, तो बीच वाले पाई बॉन्ड को किसी भी डायरेक्शन में आप ओपन कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में आप ओपन करते हैं तो एक बनता है एरोमेटिक और एक बनता है एंटी एरोमेटिक। बिल्कुल इसको आप किसी भी डायरेक्शन में ओपन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहां पे ऐसा किया तो यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, ऐसा होगा कि नहीं होगा। जब इधर पॉजिटिव हो गया मतलब ये जो रिंग हो गया इसके केस में ये हो गया एरोमेटिक, और ये जो रिंग हो गया इसके केस में वो हो गया अब इसके केस में एंटी एरोमेटिक। क्या बात करते हो सर जी, यही होगा कि नहीं होगा। अरे होगा भाई। अब देखो दोनों रिंग चूंकि आइडेंटिकल है तो किसी भी डायरेक्शन में ओपन करो, एक होगा एरोमेटिक और एक होगा एंटी एरोमेटिक, बिल्कुल यहां पे होने वाला है। इसी तरीके से मान लीजिए ऐसा यहां पे देता हूं जिसमें कि दो दिया हुआ है 5 मेंबर रिंग, बिल्कुल क्या दिया हुआ है, तो 5 मेंबर रिंग ऐसा दिया हुआ है। दोनों रिंग आइडेंटिकल है, तो दोनों रिंग जब आइडेंटिकल दिया हुआ है तो बीच वाले पाई बॉन्ड को आप किसी भी डायरेक्शन में ओपन कर सकते हो, ठीक है ना। C डबल बॉन्ड O होता है ना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तब मेरी मजबूरी होती है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ही ओपन करना है, लेकिन यहां पे कोई मजबूरी तो है नहीं। तो मान लीजिए इसको हम ऐसे ओपन करते हैं तो अब आप कहोगे कि एक रिंग हो जाएगा एरोमेटिक और एक हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, अगर दोनों रिंग आइडेंटिकल है तो। बिल्कुल इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। यहां ओपन किया तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, जिसके कारण ये वाला जो हो गया इसके केस में वो हो गया एंटी एरोमेटिक और ये हो गया इसके केस में एरोमेटिक। क्योंकि आप देखो यहां पे 2 2 4 2 6, एक नेगेटिव चार्ज का 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2 2 4 और पॉजिटिव चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे होता नहीं। इस तरीके से आप लोग यहां पे कह सकते हो। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिया हुआ रहे, अब पूछे कि ये पाई बॉन्ड किस डायरेक्शन में ओपन हो सकता है, तो आप आराम से इसका डायरेक्शन बता सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से अगर दो अलग अलग रिंग को यहां पे फ्यूज करा दिया गया ऐसा, देखो बाबू ऐसा इसको फ्यूज किया जाता है। ये दो रिंग है, एक है 3 मेंबर, एक है 5 मेंबर, दोनों को फ्यूज कराया गया। आप लोग जानते हो कि 5 मेंबर रिंग पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तब होगा एरोमेटिक, और 3 मेंबर रिंग पे आता है पॉजिटिव। यहां पे अगर आ जाएगा पॉजिटिव एरोमेटिक, यहां आ जाएगा नेगेटिव तो एरोमेटिक। तो आपको अब क्या करना है कि उस डायरेक्शन को चूज करना है, उस डायरेक्शन को चुनना है जिस डायरेक्शन में पाई बॉन्ड को ओपन करने के बाद दोनों रिंग ज्यादा स्टेबल हो जाए, ठीक है, यानी कि एरोमेटिसिटी की अचीव कर ले, कोशिश करेंगे। तो यहां पे इसको ओपन करते हैं इस रिंग की तरफ, तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी अचीव होगा जब इस डायरेक्शन में इसको हम लोग ओपन करते हैं। तब किस तरीके से, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां हो गया नेगेटिव, यहां हो गया पॉजिटिव, तो ये भी रिंग हो गया इसके केस में एरोमेटिक, और इसमें भी हो गया एरोमेटिक। 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहां भी और 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां भी, ये भी हो गया इसके केस में एरोमेटिक। बातें तो आपको समझ में आ ही रही होगी। इसी तरीके से बच्चों अगर यहां से कुछ इस तरीके से देता हूं कि एक हमने दिया आपको 7 मेंबर रिंग ऐसा दिया, और इसके केस में एक हमने दिया आपको ये 3 मेंबर रिंग ऐसा दिया, ओके। अब इसको कहा कि किस डायरेक्शन में ओपन करेंगे, किसी भी डायरेक्शन में आप ओपन करिएगा, क्योंकि दोनों ही केस में चाहे ये रिंग हो, यहां भी चाहिए पॉजिटिव एरोमेटिक होने के लिए,
क्योंकि 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन पहले से है। यहां पे चाहिए पॉजिटिव, एरोमेटिक होगा, और यहां भी चाहिए पॉजिटिव, तभी एरोमेटिक होगा। तब यहां पे क्या है, किसी भी डायरेक्शन में ओपन करिए, किसी भी डायरेक्शन में आप इसको ओपन करिए, एक होगा एरोमेटिक और एक होगा एंटी एरोमेटिक। और जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए कि एक रिंग हो जाएगा एरोमेटिक और एक हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, किसी भी डायरेक्शन में आप ओपन करो, चाहे राइट साइड में चाहे लेफ्ट साइड में, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है, छोटे वाले को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जो छोटा वाला रिंग है उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और छोटे वाले रिंग को बना देंगे हम लोग एंटी एरोमेटिक, और जो बड़ा वाला रिंग है जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है उसको बना देना है एरोमेटिक। तो बच्चों ये बड़ा वाला रिंग जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है वो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। आपको बड़ा वाला रिंग को बना देना है जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है, उसको एरोमेटिक बना देना है, और जो छोटा वाला रिंग है उसको यहां पे बनाना होगा एंटी एरोमेटिक, तब वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है। तो देख लीजिए इस कंपाउंड को किसी भी डायरेक्शन में ओपन करते हैं, एक होने वाला है निश्चित रूप से एंटी एरोमेटिक और एक होने वाला है एरोमेटिक। तो ये हो गया इसके केस में एरोमेटिक और एक हो गया इसके केस में एंटी एरोमेटिक। इस डायरेक्शन में आपको ओपन करना है। अगर आप इधर भी ओपन करते तो यहां हो जाता है 2 2 4 2 6 2 8, इधर हो जाता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये होता है एंटी एरोमेटिक, ये होता है एरोमेटिक। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि वो कंपाउंड थोड़ा सा लेस स्टेबल होता, तो हम लोग इस डायरेक्शन में ओपन करते हैं कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी कंपाउंड को अचीव हो जाए। बातें तो आपको समझ में आ गई होगी, ज्यादा बड़ी बड़ी बात तो हमने आप लोगों को बोला ही नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ, लिखोगे ध्यान से आप लोग, एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी देख लेते हैं। एप्लीकेशन क्या है एरोमेटिसिटी का, देखा जाए, बिल्कुल सही सही, ओके। तो एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी को देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां से बातें होती है वो होती है मात्र एक, वो होता है स्टेबिलिटी, ओके। अब हम लोग यहां पे देखते हैं सबसे फर्स्ट में वो है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, बिल्कुल, कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है कौन सा कम स्टेबल है, ओके, यही देखना होता है। सुनो बच्चों, सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड आप लोग कहोगे वो होता है एरोमेटिक, और एरोमेटिक कंपाउंड के बाद होता है उसको हम लोग कहते हैं कंजुगेटेड नॉन एरोमेटिक, कंजुगेटेड नॉन एरोमेटिक। उसके बाद हम लोग यहां पे कहते हैं वो होता है नॉन कंजुगेटेड, नॉन कंजुगेटेड नॉन एरोमेटिक। और सबसे लिस्ट स्टेबल जो होता है वो होता है इसके केस में एंटी एरोमेटिक। बात खत्म, यही तो हम लोगों को देखना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, उसके बाद कंजुगेटेड नॉन एरोमेटिक, उसके बाद नॉन कंजुगेटेड नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, ये कुछ इस तरीके से मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसमें ऐसा दिया हुआ है कंपाउंड जिसमें कि एक ये दिया हुआ है, बहुत सुंदर है। उसके बाद कुछ ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि यहां पे दिया हुआ है पाई बॉन्ड, ओके, बिल्कुल सही है सर। उसके बाद यहां पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ये है कंपाउंड थर्ड, बिल्कुल सही है आंसर सर। उसके बाद यहां पे जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है इसके केस में 4। सबको मालूम है, सबको पता है, ये जो है ना कंपाउंड, ये है कंपाउंड नॉन एरोमेटिक, वो भी कैसा, नॉन कंजुगेटेड, डबल सिंगल सिंगल, डबल सिंगल सिंगल, नॉन कंजुगेटेड। और ये भी जो कंपाउंड है ना इसको भी कहते हैं नॉन एरोमेटिक, क्योंकि sp3 कार्बन है, और जहां भी रिंग के अंदर एक भी कार्बन sp3 हो गया उसको कहते हैं नॉन एरोमेटिक। अब सुनिए, ये भी नॉन एरोमेटिक, ये भी नॉन एरोमेटिक, लेकिन ये वाला डबल सिंगल डबल कंजुगेटेड है और ये कंजुगेटेड नहीं है। और ये वाला कंपाउंड देखो, ये वाला कंपाउंड हो गया आप उनका एरोमेटिक, और ये जो कंपाउंड हो गया आप उनका, ये हो गया इसके केस में एंटी एरोमेटिक। इसलिए आप लोग यहां पे कहोगे जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 2, उसके बाद होगा 1, और सबसे कम स्टेबल होगा यहां पे 4। तो 3 हो गया एरोमेटिक, 2 हो गया कंजुगेटेड नॉन एरोमेटिक, उसके बाद फर्स्ट हो गया नॉन कंजुगेटेड नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल हो गया इसके केस में एंटी एरोमेटिक। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं इस कंपाउंड का स्टेबिलिटी। बातें तो आपको पकड़ में आ ही रही होगी कि कहां पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, बातें क्लियर है ना। उसके बाद सुनिए
नेक्स्ट आपको सेकेंड एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें कि ये ऐसा दिया हुआ है, एक यहां पे नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल सही है। उसके बाद एक यहां पे ऐसा दे रहा हूं, ये है नेगेटिव चार्ज, ये है सेकेंड। और नेक्स्ट एक कंपाउंड आपको ऐसा दे रहा हूं, ये है नेगेटिव चार्ज, ये है कार्बन एनाइन इंटरमीडिएट, आप देख सकते हो। अब इसके केस में आपसे पूछे जाते हैं कि इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, बड़े ही सुंदर सा जवाब दोगे, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक। यहां पे 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, ये कंपाउंड कैसा है, ये कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक। और यहां पे sp3 कार्बन है नीचे, और जब sp3 कार्बन है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन एरोमेटिक। यानी कि बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पे हो जाएगा एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, सबसे कम स्टेबल होगा एंटी एरोमेटिक। इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हो। अरे बस पहचानना है बाबू यहां पे कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, बात खत्म। उसके बाद देखिए एक ऐसा कंपाउंड आपके सामने में रखने जा रहा हूं, ये ऐसा दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज, इसी को हम लोगों ने कहा था ट्रोपाइलियम। उसके बाद एक ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि यहां पे दिया हुआ है ये हो गया सेकेंड। उसके बाद कुछ इस तरीके से दिया हुआ है जिसमें कि ये दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया थर्ड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहां से एक और आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड दे रहा है, ये है 4। अब आप यहां पे देखेंगे तो हो क्या रहा है, यहां पे देखेंगे ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक है। उसके बाद ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड यहां पे एंटी एरोमेटिक है, और ये जो कंपाउंड है इसके केस में वो है नॉन एरोमेटिक। बिल्कुल sp3 कार्बन है नॉन एरोमेटिक, और ये यहां पे जो कंपाउंड है इसको भी हम लोग कहते हैं एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड 2 हो गया, फर्स्ट भी 4 भी, दोनों एरोमेटिक। तब यहां पे क्या देखेंगे, तब यहां पे देखेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। यहां पे 3 पाई बॉन्ड है, यहां पे 1 पाई बॉन्ड है। आप कहोगे कि जब दोनों सेम नेचर का हो गया, दोनों का नेचर सेम हो गया, दोनों एरोमेटिक हो गया या दोनों नॉन एरोमेटिक हो गया, तब देखते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। आप देखोगे फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 3, और सबसे कम स्टेबल हो जाएगा 2। लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको हमेशा देना है कि एरोमेटिक कंपाउंड, उसके बाद कंजुगेटेड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, फिर नॉन कंजुगेटेड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और सबसे कम स्टेबल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। भले मान लीजिए कि एंटी एरोमेटिक में 2 पाई बॉन्ड है, एरोमेटिक में 1 पाई बॉन्ड है, फिर भी हम लोग कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एम आई राइट? ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से। अब देखिए इसके आगे एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आपसे करवाने वाला हूं, देख करके आपका दिल खुश हो जाएगा। जिस क्वेश्चन का आप लोग इंतजार कर रहे होंगे बहुत ही बेसब्री से, अक्सर बच्चे यहाँ पे पूछते रहते हैं इस क्वेश्चन का डाउट, तो मैं उस क्वेश्चन को बताने वाला हूं। तो थोड़ा सा मुझे इसको हटाने दीजिए, इरेज करने दीजिए, उसके बाद मैं बताने वाला हूं। देखिएगा ध्यान से क्या है क्वेश्चन। ये है नेक्स्ट, आपको जो भी नंबर है क्वेश्चन का नंबर दे दीजिएगा। यहां पे कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एक है 5 मेंबर रिंग, वेरी गुड, इसके साथ अटैच्ड एक जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 मेंबर रिंग, ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद जो यहां से दिया हुआ है बच्चों, एक दिया हुआ है इस तरीके से 7 मेंबर रिंग, और एक दिया हुआ है इसके केस में 5 मेंबर रिंग। इस तरीके से एक दिया हुआ है 5 मेंबर रिंग, और एक जो दिया हुआ है कुछ इस तरीके से जिसमें कि फिर से एक यहां पे 7 मेंबर रिंग, और यहां पे एक दिया हुआ है इसके केस में 3 मेंबर रिंग, ऐसा दिया हुआ है इसके केस में। अब यहां से पूछा क्या क्या जाता है वो बताता हूं। यहां पे बहुत कुछ पूछा जा रहा है। एक तो पूछा जा रहा है इस तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर, बिल्कुल। सेकंड एक पूछा जा रहा है रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर, और आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि रेजोनेंस एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण जो कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल होता है उसी का रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होता है, तो दोनों का ऑर्डर सेम ही आने वाला है। उसके बाद देखिए थर्ड में आपसे एक पूछने जा रहा हूं, वो पूछने जा रहा हूं यहां पे डाइपोल मोमेंट, बिल्कुल। उसके बाद यहां पे आपसे मैं पूछने जा रहा हूं, ये जो दिया हुआ है कार्बन कार्बन क्या, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो आप देख रहे हो उसके बीच का पूछ रहा हूं बॉन्ड लेंथ। ओके, बॉन्ड लेंथ पूछने जा रहा हूं। उसके बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और पूछने जा रहा हूं, रोटेशनल बैरियर। रोटेशनल बैरियर
बैरियर का मतलब होता है रुकावट। कहां पे घुमाने में ज्यादा रुकावट लगेगा, कहां पे घुमाने में ज्यादा रुकावट लगेगा। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, तो सुनिएगा ध्यान से। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसको पहले पोलराइज करना है। जो पोलराइज करना हमने सिखाया है उसको पोलराइज करिए। ये किस डायरेक्शन में ओपन होगा, ये किस डायरेक्शन में ओपन होगा, आप कहोगे ये ओपन होगा ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से यहां निगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा, मतलब ये भी एरोमेटिक हो जाएगा और ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। ऐसा ओपन कर देंगे पहले। ये किस डायरेक्शन में ओपन होगा, तो ये ओपन होगा नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से यहां पे नेगेटिव आएगा, यहां पे पॉजिटिव आएगा, जिसके कारण ये भी एरोमेटिक हो जाएगा और ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन ये किस डायरेक्शन में ओपन होगा, इसमें से आपको ओपन करना सिखाया था कि किसी भी डायरेक्शन में ओपन करोगे, एक होगा एरोमेटिक और एक होगा एंटी एरोमेटिक। लेकिन इसको हम लोग ओपन करेंगे नीचे की तरफ, क्योंकि छोटा वाला रिंग जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कम है उसको हम एंटी एरोमेटिसिटी का प्रायोरिटी देंगे, और जो बड़ा वाला रिंग है जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है उसको बनाएंगे एरोमेटिक। तो जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है उसको एरोमेटिक, और जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कम है उसको बना देते हैं हम लोग एंटी एरोमेटिक। तो ठीक रहेगा। अब आपको पता चल चुका है इसमें दोनों रिंग एरोमेटिक हो रहा है, इसमें भी दोनों रिंग एरोमेटिक हो रहा है, और इसमें एक रिंग एंटी एरोमेटिक और एक रिंग एरोमेटिक हो रहा है। मतलब सबसे कम स्टेबल होगा यहां पे थर्ड, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है लेस स्टेबल, तो थर्ड वाला सबसे लिस्ट स्टेबल होगा। अब फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में दोनों रिंग यहां पे एरोमेटिक है, तब क्या देखा जाता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो यहां पे देखो 2 पाई बॉन्ड है इस रिंग में, 3 पाई बॉन्ड है इस रिंग में, टोटल 5 पाई बॉन्ड है। और यहां देखो 2 पाई बॉन्ड इस रिंग में, 1 पाई बॉन्ड इस रिंग में, यानी 3 ही पाई बॉन्ड है। आप कहोगे जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगा। जब दोनों का नेचर, दोनों का कैरेक्टर सेम आ रहा है तो सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पे कहेंगे 2, उसके बाद कहेंगे 1, और सबसे कम स्टेबल कहेंगे 3, क्योंकि 3 में एक आ रहा है एंटी एरोमेटिक रिंग। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। ऐसा क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। उसके बाद रेजोनेंस एनर्जी, तो ध्यान रखोगे बच्चों, रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड का, यानी कि सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी भी होगा 2 का, उसके बाद 1 का, उसके बाद 3 का। उसके बाद सुनिए डायपोल, डायपोल, डाई मतलब 2, अब पोल मतलब चार्ज, 2 चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो डायपोल मोमेंट के हेल्प से हम लोग निकालते क्या है, डायपोल मोमेंट के हेल्प से हम लोग निकालते हैं परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड, कि कोई कोवलेंट बॉन्ड कितना आयनिक है, मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव का, जितना ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव का मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा वो पोलर बॉन्ड होगा। तो देखना पड़ेगा इस नेगेटिव पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा कहां होगा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड वहीं पे ज्यादा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव का डेंसिटी वहीं पे ज्यादा होगा जहां पे उसको बनने के बाद मोर होता है स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा स्टेबिलिटी को अचीव करता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, उतना ज्यादा वहां पे मैग्नीट्यूड होगा नेगेटिव और पॉजिटिव का, उतना ज्यादा वो होगा पोलर नेचर। तो बच्चों यहां पे आपको देखना पड़ेगा ये पॉजिटिव नेगेटिव का मैग्नीट्यूड कहां ज्यादा होगा, तो जहां उसके बनने के बाद कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाता है वहीं पे वो ज्यादा बनेगा, और जहां पे इसके बनने के बाद कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है, एंटी एरोमेटिक हो रहा है, तो वो बनना ही नहीं चाहेगा, वो बनना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि ऐसे इसके बनने के बाद एंटी एरोमेटिसिटी मिल रहा है, कंपाउंड अनस्टेबल हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड वहां पे कम होगा, पोलरिटी कम होगा। तो आपको जब भी पूछे इस प्रकार के कंपाउंड में डायपोल मोमेंट, तो आपको इस प्रकार के कंपाउंड का पहले पोलराइजेशन कर लेना चाहिए, डायपोलर नेचर बना लेना चाहिए बीच वाले पाई बॉन्ड को ओपन करके, और देखना चाहिए जो कंपाउंड यहां पे ज्यादा स्टेबल होगा डायपोलर नेचर होने के कारण उसी का बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, उसी का पोलरिटी ज्यादा होगा, उसी का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, यानी कि इसका भी आंसर होने वाला है 2 1 3, बिल्कुल 2 1 3 होगा। उसके बाद देखिए अब ये जो है मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, जो ए बी सी आप देख रहे हो ये बॉन्ड, इस बॉन्ड का लेंथ पूछता है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, आप जानते हो कि बॉन्ड लेंथ जो होता है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का ज्यादा होता है, फिर डबल बॉन्ड का, अब फिर सबसे कम होता है बॉन्ड लेंथ ट्रिपल बॉन्ड का। तो आप यहां पे क्या कहोगे कि जहां पे इस पाई बॉन्ड के ओपन होने के बाद, जहां पे इस पाई बॉन्ड को ओपन होने के बाद कंपाउंड अनस्टेबल हो जा रहा है, यानी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जा रहा है,
उस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा शिफ्ट करना पसंद नहीं करेगा। ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के बाद, ट्रांसफर होने के बाद अगर ये कंपाउंड अनस्टेबल हो जा रहा है तो ये पाई बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपना ज्यादा शिफ्ट करना पसंद नहीं करेगा। इसका मतलब वहां पे कहेंगे कि डबल बॉन्ड का करैक्टर ज्यादा बच जाएगा। यहां पे डबल बॉन्ड का करैक्टर ज्यादा बच जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा ट्रांसफर नहीं करेगा, क्योंकि इसको ट्रांसफर करने के बाद ये कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है, एंटी एरोमेटिक हो जाता है। इसलिए जब ज्यादा ट्रांसफर नहीं करेगा तो डबल बॉन्ड करैक्टर ज्यादा होगा, मतलब वहां पे वो उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। लेकिन अगर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के बाद, अगर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के बाद कंपाउंड हाईली स्टेबल हो जाता है, क्या हो जाता है, हाईली स्टेबल हो जाता है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा यहां से शिफ्ट करेगा। और जब अपने इलेक्ट्रॉन को यहां से ज्यादा शिफ्ट करेगा, इसका मतलब यहां पे सिंगल बॉन्ड का करैक्टर ज्यादा हो जाएगा। आपको देखना पड़ेगा कि कहां पे इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने के बाद ज्यादा मिलता है स्टेबिलिटी, वहीं पे सिंगल बॉन्ड का करैक्टर ज्यादा होगा। यानी कि आप कहोगे इसका बॉन्ड लेंथ होता है 2, 1, उसके बाद होगा 3। ओके, और देखिए रोटेशनल बैरियर क्या है, रुकावट। किसी बॉन्ड को रोटेट करने में, किसी बॉन्ड को रोटेट करने में जो लगता है एनर्जी, उसी को कहते हैं रोटेशनल बैरियर, रुकावट। कहां पे ज्यादा अवरोध मिलेगा, रेसिस्टेंस मिलेगा, तो आप कहोगे रोटेशनल बैरियर सबसे ज्यादा होता है ट्रिपल बॉन्ड में, क्योंकि ये 3-3 बॉन्ड को रोटेट करना है तो ज्यादा एनर्जी लगेगा। उसके बाद होता है डबल बॉन्ड का, और सबसे कम होता है सिंगल बॉन्ड का। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को रोटेट करने में सबसे कम एनर्जी लगता है, और वही मिनिमम एनर्जी, जिस एनर्जी के द्वारा किसी एटम या ग्रुप को दूसरे एटम ग्रुप के अबाउट रोटेट करने में लगता है, उसी को कहते हैं रोटेशनल बैरियर। जैसे कि कभी आप साइकिल चलाए हो क्या, साइकिल को स्टैंड पे खड़ा कर दो और आप पैडल को घुमाओ तो चक्का नाचता है, तो वो मिनिमम एनर्जी जिस पे वो चक्का घूमने लगा, उसी को कहते हैं रोटेशनल बैरियर। अगर मान लो कि एक चक्का है, उसको घुमाओगे कम एनर्जी लगेगा, 2 चक्का घुमाओगे ज्यादा एनर्जी लगेगा, 3 चक्का घुमाओगे ज्यादा एनर्जी लगेगा घुमाने में। और जो एनर्जी लग रहा है उस टायर को घुमाने में, उस चक्का को घुमाने में, उसी एनर्जी को कहते हैं रोटेशनल बैरियर, रुकावट। यहां पे सबसे ज्यादा होता है ट्रिपल बॉन्ड का, फिर डबल बॉन्ड का, फिर सिंगल बॉन्ड का। आपको देखना पड़ेगा कहां पे सिंगल बॉन्ड करैक्टर ज्यादा है, वहां पे रोटेशनल बैरियर कम होगा, और जहां पे डबल बॉन्ड करैक्टर ज्यादा होगा वहां रोटेशनल बैरियर भी ज्यादा होगा। तो बच्चों आपने देखा ना, यहां पे डबल बॉन्ड का करैक्टर ज्यादा बच रहा है, इसलिए तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम हुआ है। क्यों? क्योंकि ये अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, ये अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ट्रांसफर कर ही नहीं रहा है। यहां पे डबल बॉन्ड का करैक्टर ज्यादा बच जा रहा है, क्योंकि ये ट्रांसफर करने के बाद हो जाता है एंटी एरोमेटिक। लेकिन ये वाला अपना पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ज्यादा ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए यहां पे हम लोग कहते हैं कि सिंगल बॉन्ड का करैक्टर ज्यादा आ जाता है। इसलिए आप इसके केस में कहोगे कि रोटेशनल बैरियर इसका जस्ट उल्टा आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड का हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 3, उसके बाद हो जाएगा 1, और सबसे कम होगा रोटेशनल बैरियर यहाँ पे 2 का, जिसमें सिंगल बॉन्ड का करैक्टर ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन सबसे मास्टर क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है इसके केस में, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से देखने का कोशिश करोगे, मजा आ जाएगा एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो ये हम लोगों ने देख लिया इसका स्टेबिलिटी। अब मैं यहां से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को और पहले प्रैक्टिस करा देता हूं, फिर आगे की तरफ ले चलता हूं, ठीक है। आज मैं इस चैप्टर को तो खत्म करके ही मानूंगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन दे रहा हूं कि which of the following have maximum aromatic character। Which of the following है मैक्सिमम एरोमेटिक करैक्टर, किसमें एरोमेटिक करैक्टर ज्यादा है। और इसके केस में फर्स्ट ऑप्शन आपको ऐसा दे रहा हूं जिसमें कि ये है बेंजीन। सेकंड यहां पे कुछ ऐसा दे रहा हूं जिसमें कि ये दे रहा है पायरॉल। थर्ड में यहां पे जो कुछ ऐसा दे रहा हूं, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूरान। और फोर में कह रहा है कि ऑल हैव सेम, सब में सेम एरोमेटिक करैक्टर। क्या कह सकते हो, क्या है यहां पे आंसर क्या होगा? क्या सबके पास सेम एरोमेटिक करैक्टर है?
कहोगे नहीं, यहां पे हम लोग कहेंगे सबसे ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर होगा बेंजीन का। जानते हो क्या है? बेंजीन जो बनाता है वो बनाता है इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। जब यहां पे आप लोग बेंजीन का करते हो रेजोनेंस, तो जहां जहां सिंगल है वहां वहां डबल हो जाता है, और जहां जहां डबल है वहां सिंगल हो जाता है। तो ये इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इसी तरीके से अगर हम लोग पायरोल का देखते हैं, तो पायरोल के केस में देखोगे ये ऐसा होता है, ये डोनेट करता है, ये एक्सेप्ट करता है। इसके केस में यहां पे जो फॉर्मेशन करता है वो कुछ इस तरीके से करता है। यहां पे नाइट्रोजन के साथ H है, यहां पे डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये कैसा बनाया? ये बनाया नॉन इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इसी प्रकार से अगर आपको दिया हुआ है फ्यूरान, तो फ्यूरान जो दिया हुआ है इसमें जब रेजोनेंस होगा, तो ये भी मैंने आप लोगों को रेजोनेंस चैप्टर में पढ़ा दिया है, पूरा का पूरा रेजोनेंस, आपको मजा आ गया होगा। यहां पे देखोगे, यहां पे हो गया O पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड। तो बच्चों फ्यूरान और पायरोल दोनों बना रहा है नॉन इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। बेंजीन बना रहा है इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इसलिए हम लोग कहते हैं बेंजीन होता है ज्यादा स्टेबल कंपेयर टू पायरोल और फ्यूरान। बिल्कुल। और पायरोल जब रेजोनेंस कर रहा है तो नाइट्रोजन पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, और फ्यूरान जब कर रहा है रेजोनेंस तो ऑक्सीजन पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। और आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन, बोलो, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल। तो यहां पे पायरोल ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू फ्यूरान, क्योंकि पायरोल में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सबसे ज्यादा हम लोग यहां पे कहेंगे कि बेंजीन होगा स्टेबल, क्योंकि बेंजीन बनाता है इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्लियर है ना? दूसरी बात एक और समझा देता हूं, सुनो ध्यान से। यहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन अपना पहले से है, ये 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। यहां पे जब तक ये लोन पेयर देगा नहीं तब तक एरोमेटिसिटी नहीं आएगा। तो ये इस लोन पेयर पे डिपेंड करता है, यहां भी इस लोन पेयर पे डिपेंड करता है, और यहां पे ऑलरेडी पहले से 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां पे होता है ये एरोमेटिक सबसे ज्यादा बेंजीन। ओके, ये हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद देखिए थोड़ा सा ऑप्शन में मैं परिवर्तन करता हूं, और ये परिवर्तन करके एक और आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम एरोमेटिक कैरेक्टर। जिसमें कि फर्स्ट में आपको फिर से कुछ ऐसा दिया गया है, ये दिया हुआ है एक फ्यूरान, बिल्कुल। सेकेंड, सॉरी, ये दिया हुआ है पायरोल, सॉरी, यहां पे पायरोल है, ये पायरोल है। उसके बाद यहां पे इसको हम लोग कहते हैं फ्यूरान, और थर्ड में दिया हुआ है साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन, और 4 में कह रहा है ऑल हैव सेम, यानी सबके पास सेम एरोमेटिक कैरेक्टर है। क्या लगता है आपको, सेम एरोमेटिक कैरेक्टर है क्या बच्चों? पायरोल और फ्यूरान का तो आपको रेजोनेंस दिखाया हुआ है कि जब पायरोल और फ्यूरान रेजोनेंस करता है तो बनता है यहां पे नॉन इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल, और नॉन इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर में भी अगर आप देखोगे तो पायरोल में है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होगा। इसलिए ये तो क्लियर है कि पायरोल और फ्यूरान में ज्यादा स्टेबल पायरोल होता है, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आता है पॉजिटिव चार्ज आफ्टर द रेजोनेंस। लेकिन ये जो थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप देखेंगे जब ये थर्ड ऑप्शन वाला करता है रेजोनेंस, तो यहां पे कुछ ऐसा होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन यहां देगा, और ये वाला पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है, जिसके कारण यहां पे कुछ ऐसा बन जाता है डबल बॉन्ड, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे डबल। बच्चों ये दोनों इक्विवेलेंट है, देखो ना, ये जो दोनों बना है, बिल्कुल इसके केस में हम लोग कहने वाले हैं, ये जो बना है इसको कहते हैं इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैसे? यहां भी 2 पाई बॉन्ड, यहां भी 2 पाई बॉन्ड, यहां भी एक नेगेटिव चार्ज, यहां भी एक नेगेटिव चार्ज, यहां भी नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, यहां भी नेगेटिव चार्ज कार्बन पे। ये दोनों एक दूसरे का इक्विवेलेंट है, इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है 3, उसके बाद 1, सबसे कम स्टेबल 2। इसलिए सबसे ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर यहां पे जो होने वाला है वो होता है थर्ड का। थर्ड का एरोमेटिक कैरेक्टर यहां पे सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि आफ्टर द रेजोनेंस,
आफ्टर द रेजोनेंस यही बनाता है इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और जो बना रहा है इक्विवेलेंट वही मोर स्टेबल है। यही तो आप लोगों को देखना है कि कौन ज्यादा स्टेबल हो रहा है आफ्टर द रेजोनेंस, यही तो हम लोगों को देखना पड़ता है। बात हो गया कंप्लीट, समझे बातों को? यस। अब उसके बाद देखिए, अब यहां से क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा दे रहा हो जिसमें कि ये दिया हुआ है और इसके बाद कुछ ऐसा दे रहा हुआ है और फिर इसमें से एक ऐसा दिया हुआ है ये वाला, और इसको मेंशन कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये मेंशन कर दिया गया। अब इसमें से पूछा जा रहा है which of the following site is most likely for प्रोटोनेशन। बच्चों प्रोटोनेशन क्या होता है? प्रोटोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ प्रोटॉन। सोचो क्या होता है, यहां पे ऑप्शन भी दे देता हूं, एक दे दिया C1, सेकेंड में दे दिया C2, थर्ड में दे दिया C3, फोर्थ में दे दिया आपको इसके केस में C5, ऐसा दे दिया। अब आप जानते हो अगर आप C1 पे प्रोटॉन को जोड़ोगे तो क्या होगा, इसके केस में थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अगर मेरे को ये वाला कंपाउंड मेरे को ऐसा दिया, बिल्कुल सही है, इस तरीके से यहां पे दिया हुआ है। अगर मैं क्या करता हूं, इस प्रोटॉन को, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन को लेकर के प्रोटॉन यहां ऐड हो गया, कहां? C1 पे। तो C1 पे अगर प्रोटॉन ऐड हो गया तो कुछ ऐसा बनता है स्ट्रक्चर, ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा आपको। बिल्कुल यहां पे ये बनेगा, ये बनेगा। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के, ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के, ये H+ दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के C1 पे चला गया। तो जैसे C1 पे चला गया प्रोटॉन ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के, तो बगल वाला जो C2 है ना, C2 पे हो जाएगा कार्बोकैटायन। जी हां, लेकिन यही काम उल्टा करते हैं। उल्टा क्या करते हैं? उल्टा ये करते हैं कि जो प्रोटॉन C1 पे ऐड किया तो दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्ट करके चला गया C1 पे, तो कार्बोकैटायन बन गया C2 पे। लेकिन अगर यही प्रोटॉन चला जाए C2 के ऊपर, तो C2 के ऊपर अगर चला जाता है यही प्रोटॉन, तो अब आप सोचिए यहां पे क्या होगा कुछ इस तरीके का कंडीशन कि C2 पे अगर चला गया यहां पे प्रोटॉन, तो C1 पे बन जाता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। बिल्कुल C1 पे बन जाएगा। लेकिन अगर यहां पे ये जो C2 था, C2 पे बन गया जब हाइड्रोजन एटम का बॉन्ड, तो यहां पे ये जो कंपाउंड हो चुका है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, देखो ना, ये कार्बन हो चुका है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जिसके कारण इसको हम लोग कहेंगे नॉन एरोमेटिक। लेकिन जब आपने प्रोटॉन को जोड़ा C1 के ऊपर, तो C1 के ऊपर जोड़ा प्रोटॉन को, तो यहां बना कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, जिसके कारण 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये कंपाउंड कैसा हो गया? एरोमेटिक। इसलिए मोस्ट लाइकली यहां पे होगा C1। और आप कहोगे सर C3 C4 क्या होगा? बच्चों आप सोचो ना खुद, C3 पे ऑलरेडी पहले से एक H है। अरे एक H है ना बाबा, यहां पे 1 2 3 4 1 एक H है। अगर एक H और जोड़ दोगे, प्रोटॉन कहते हैं H+ को, एक H और जोड़ दोगे तो यहां पे हो जाएगा 2H, और 2 सिग्मा 1 पहले से है, हो जाएगा sp3, मतलब हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। यहां देखो अगर तुम C5 पे जोड़ते हो, तो यहां भी पहले से एक H है, एक सिग्मा 2 सिग्मा पहले से कार्बन वाला है ही, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा पहले से है, एक H+ और जोड़ दोगे तो C5 पे भी जोड़ोगे तो वो भी हो जाएगा कैसा? नॉन एरोमेटिक। इसलिए यहां पे हम लोग कहते हैं इसके केस में मोस्ट लाइकली जो है प्रोटोनेशन के लिए वो C1 है, तो कार्बोकैटायन बनेगा C2 के ऊपर। और अगर C2 के ऊपर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा तो आप कहोगे ये कंपाउंड हो जाता है इसके केस में एरोमेटिक। बिल्कुल, इसलिए मोस्ट लाइकली यहां पे जो साइट होने वाला है वो होता है इसके केस में C1। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गया ना? बिल्कुल अच्छे तरीके से, वेरी गुड। अब देखिए यहां से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा बताने वाला हूं, आपको पहचानना है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। जैसे कि देखो ये C≡O दिया हुआ है ऐसा, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? आप कहोगे यस सर बिल्कुल है। कैसे? देखो यहां पे होगा रेजोनेंस, ये रेजोनेंस करके एरोमेटिसिटी को अचीव करेगा। रिंग के जो बाहर पाई बॉन्ड होते हैं, रिंग के बाहर के पाई बॉन्ड को एरोमेटिसिटी में काउंट नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। रिंग के बाहर के इलेक्ट्रॉन को एरोमेटिसिटी में काउंट नहीं करते हैं। यहां पे 2
2,4,2,6 इसको हम लोग कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। और ये कैसे एरोमेटिसिटी अचीव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, जिसके कारण आप देखोगे कुछ ऐसा सिचुएशन यहां पे बन करके आएगा, ये हो जाएगा O-, ये पाई बॉन्ड यहां चलाया, ये यहां चलाया, यहां चलाएगा, आप कहोगे 2,2,4,2,6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया एरोमेटिक। इसी तरीके से मेरे बच्चों आप देखो इसके केस में ऐसा होगा C डबल बॉन्ड O और यहां पे नेगेटिव चार्ज, तो ये बाहर का जो पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन को एरोमेटिसिटी में काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ एरोमेटिसिटी में काउंट होगा 2,2,4,2,6 इसको, यानी ये भी कंपाउंड यहां पे कैसा है, एरोमेटिक है। और कैसे दिखाएंगे, ये नेगेटिव चार्ज यहां इलेक्ट्रॉन देगा, ये यहां देगा और ये यहां एक्सेप्ट करेगा, जिसके कारण कि आप दिखा सकते हो O-, डबल डबल डबल, तो देख सकते हो 1 2 3 पाई बॉन्ड, प्रत्येक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2,2,4,2,6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया एरोमेटिक। इसी तरीके से अगर यहां से मेरे को ऐसा देता है जिसमें कि ये दे दिया नेगेटिव चार्ज, सॉरी यहां पे दे दिया C डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, चाहे यहां पे दे देगा ऑक्सीजन, आप कहोगे एरोमेटिक। कैसे, 2,2,4,2,6 रिंग के जो बाहर पाई बॉन्ड होते हैं उसको एरोमेटिसिटी में काउंट नहीं करते हैं, तो आप कहोगे यहां पे चूंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब ये कंपाउंड हो जाएगा इसके केस में एरोमेटिक। अरे बुआ होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। और इसके केस में यहां पे रेजोनेंस करके आप दिखा सकते हो कि किस तरीके से एरोमेटिसिटी ये अचीव करता है आफ्टर द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा यहां पे एरोमेटिसिटी अचीव करेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। या फिर देखिए यहां पे कुछ इस तरीके से दे रहा हूं जिसमें कि यहां पे एक दिया हुआ है बोरॉन, बिल्कुल सही है, और उसके बाद यहां पे दिया हुआ है एक नाइट्रोजन एटम, क्या ये एरोमेटिक होगा, बोलिए बोलिए, समझ जाएंगे, आपको आता है क्या ये एरोमेटिक होगा, तो मैं कहूंगा बिल्कुल यहां पे एरोमेटिक होगा, बिल्कुल यहां पे एरोमेटिक होगा। कैसे एरोमेटिक, इसलिए होगा क्योंकि यहां पे आप कहोगे लोन पेयर है और इसके पास क्या है, इसके पास है यहां पे वैकेंट p ऑर्बिटल, बिल्कुल इसके पास है वैकेंट p ऑर्बिटल, और यहां पे 2,2,4,2,6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो बिल्कुल हम लोग कहेंगे कि एरोमेटिसिटी में जा रहा है। यहां पे देख सकते हो ये इलेक्ट्रॉन 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन, अरे भैया ये रेजोनेंस में जा रहा है ना, ये डीलोकलाइज्ड है, तो 2,2,4,2,6 ऐसा होगा। और इसके बाद इसको बताना है कि क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा, ऐसा दिया हुआ है, क्या एरोमेटिक होगा, बिल्कुल होगा। पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में जाता नहीं है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, एरोमेटिसिटी में जाता ही है, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 2,2,4,2,6 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहां पे देखोगे तो डीलोकलाइजेशन बिल्कुल होगा, ये लोन पेयर यहां देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो ये डीलोकलाइज होकर के 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाता है। ये भी हम लोग यहां पे कहने वाले हैं कि जो कंपाउंड होने वाला है इसको कहते हैं एरोमेटिक। इस तरीके से भी यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होता है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होता है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होता है। उम्मीद करता हूं ये भी आप लोगों को कुछ हेल्प करेगा, सारा का सारा अच्छा क्वेश्चन हमने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद एक यहां से जो बच रहा है मेरे को, वो बच रहा है पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्टेबिलिटी का, जी हाँ स्टेबिलिटी का होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो नोट में यहां पे आप लोग लिखोगे इन प्रोसेस ऑफ becoming aromatic pi electron energy decreases, and in the process of becoming anti-aromatic, pi electron energy
डिक्रीजेज। यानी ओवरऑल हम लोग यहां पे कहें तो पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्टेबिलिटी के। तो पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी के। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि मैं आप लोगों के सामने एक रखता हूं, एक ये दिया हुआ है मेरे को बेंजीन, और एक यहां पे दिया हुआ है इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 हेक्सा 1 3 5 ट्राइन 1 2 3 4 5। ठीक है, इस दोनों में पूछता है कि पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? आपको देखना पड़ेगा यहां पे स्टेबिलिटी, और आप कहोगे यहां पे जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पे फर्स्ट है क्योंकि एरोमेटिक है, सेकंड वाला यहां पे नॉन एरोमेटिक है, ओपन चेन है, तो स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आप कहोगे 2 का ज्यादा होगा यहां पे फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, या फिर मेरे को ऐसा देता है कहीं पे ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एक दे दिया और फिर इसके केस में एक ऐसा दे दिया, ये हो गया एंटी एरोमेटिक, ये हो गया नॉन एरोमेटिक। और आप लोग जानते हो कि ज्यादा स्टेबल होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, आज ही मैंने बताया। अगर यहां से पूछा जाता है अब कि पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी का जो ऑर्डर होगा उसमें हम लोग कहेंगे जो कम स्टेबल है, यानी फर्स्ट का ज्यादा होगा सेकेंड से, फर्स्ट का ज्यादा होगा सेकेंड से। तो पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी इन द प्रोसेस ऑफ, यहां पे हम लोग कहेंगे इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एरोमेटिक, पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी डिक्रीजेज मतलब घटता है क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड मोर स्टेबल होता है, एंड इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एंटी एरोमेटिक यानी कि अनस्टेबल हो जाता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी डिक्रीजेज। ऐसे आप लोग यहां पे कह सकते हो कि कहां पे क्या होने वाला है। समझ के बातों को अच्छे तरीके से बच्चों? क्लियर है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट? तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में आगे के टॉपिक को लेकर के। तब तक आप लोग यहां तक पढ़ें, रिवीजन करते रहिएगा, और जो भी आपको डाउट होता है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। जो भी दिक्कत होता है उसको मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को जरूर बता दूंगा। तब तक आप खुश रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।